हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो आज हम यार लेकर आए हैं अगला एक टॉपिक। ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर। तो ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आफ्टर वी हैव लर्नड कि रेस्पिरेशन कैसे होती है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, जो भी हमारी गैसेज हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उनका एक्सचेंज कैसे होता है, कवरिंग ऑल द टॉपिक्स। अब हम फाइनली आज का टॉपिक करेंगे, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब जो भी हमने ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज, ये एल्वियोलाई पे जो एक्सचेंज हो रहा था और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बाकी सर्टेन मूवमेंट हो रही थी, इन सब के लिए सिग्नल कहाँ से आता है? ठीक है, हम सबको पता है कि ब्रेन हमारा कंट्रोलिंग ऑर्गन है, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। तो ब्रेन हमारा कंट्रोलिंग ऑर्गन होने के बावजूद ये सब चीजों को कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, सो एज यू कैन सी द नेम ऑफ द टॉपिक, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज वाया द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है जी, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टुडे, regulation of respiration, that is 14.5 given in your NCERT page number 190. Please refer to the same. First line, human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues. This is done by the neural system. कहने का मतलब है कि हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी है, हमारी एक ये हमारे अंदर ये चीज ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम है, दैट मींस इनहलेशन एक्सहलेशन, कैसे ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, उसको रेस्पिरेटरी रिदम कह रहे हैं, क्योंकि दैट गोज इन अ रिदमिक मैनर। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन तो आ गई है, अब कार्बन डाइऑक्साइड आराम से बाहर जा रही है, नहीं, it occurs in a specific time interval। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी रिदम, ताकि हमारी बॉडी की जो डिमांड्स हैं वो प्रॉपरली फुलफिल होती रहे। ठीक है ना, अगर एक भी सेकंड इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में लेट होता है तो इट लीड्स टू सर्टेन काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन आवर बॉडी, जिसकी वजह से हमें वी कैन सफर अ लॉट मेनी डिजीजेस। ऑल्सो इफ इट गेट्स डिलेड बाय अनदर a few minutes, it can also lead to death। ठीक है, सो दैट इंपॉर्टेंट इज दिस रेगुलेशन कि बिल्कुल एक्यूरेसी पे चलना चाहिए, थोड़ा सा भी डिले नहीं होना चाहिए। और ये करता कौन है? हमारा न्यूरल सिस्टम, दैट मींस आवर ब्रेन, द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन इज हेल्पिंग डूइंग ऑल दिस, राइट। अब अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन है, राइट, एंड ऑल दीज थिंग्स which include brain and its control have the cells which are called as न्यूरॉन्स। तो इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन के सेल्स, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये न्यूरॉन्स ये सब कुछ कर रहे हैं। A specialized center present in the medulla region of brain। अब इसको समझने के लिए आपको इतनी प्री नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे ब्रेन के अंदर पहले तो उसके काफी सारे पार्ट्स हैं, राइट। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन फर्दर कंसिस्ट ऑफ pons, medulla, cerebellum, and the largest part of brain is cerebrum, which is included in forebrain। ये हमें क्लास 10th तक बेसिक स्टडीज में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन 11th-12th में आके हम इसी को एक्सटेंशन में लेते हैं, राइट। तो अब अगर मैं ये आपसे हाइंड ब्रेन की बात करूं, तो हाइंड का मतलब ही क्या होता है? एट द बैक एंड, फोर फ्रंट, मिड बीच में, हाइंड राइट हियर एट द बैक एंड। तो यहाँ पर हाइंड ब्रेन में हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टार्ट होता है पॉन्स से, देन एक्सटेंड्स इनटू मेडुला, और पॉन्स और मेडुला के साइड पे लोकेटेड होती है सेरिबेलम। तो देखा जाए तो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है? मेडुला, करेक्ट। सो मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन में, वहीं उसी मेडुला में एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, विच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। इसका मतलब सांस अंदर लेना छोड़ना, ये सब रेगुलेशन कौन कर रहा है? ये कर रहा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ आवर ब्रेन, विच इज एग्जैक्टली लोकेटेड इन दी मेडुला रीजन।
ठीक है, जो ब्रेन के मेडुला रीजन में प्रेजेंट है. व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC. फाइन. सो वी हैव अंडरस्टूड एंड लर्नड दिस पार्ट कि ब्रेन के मेडुला में हमारा एक सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो हमें इनहलेशन और एक्सहलेशन में हेल्प कर रहा है. क्लियर विद दिस? स्टार्टिंग आवर सेकंड पार्ट, another center present in the pons region of the brain that is known as the pneumotaxic center. दूसरे रीजन की बात करते हैं, हाइंड ब्रेन का ऊपर वाला पोर्शन, दैट इज पॉन्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉन्स है, तो नीचे वाला हमारा मेडुला, एंड दिस मेडुला इज फर्दर कंटिन्यूइंग इनटू स्पाइनल कॉर्ड. ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, दिस इज पॉन्स, यहां पर लोकेटेड है मेडुला, एंड दिस मेडुला इज कंटिन्यूइंग एज स्पाइनल कॉर्ड. यहां सेंट्रली में लोकेटेड होता है कहीं सेरिबेलम. ठीक है जी, तो इस तरीके से हाइंड ब्रेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है. स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होने वाला पार्ट हमारा मेडुला है, जिसके अंदर प्रेजेंट था रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और स्पॉन्स के अंदर प्रेजेंट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. इन द प्रीवियस वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात की गई थी. ठीक है ना, तो वो यहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं. पॉन्स रीजन में प्रेजेंट न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसे हम पॉन्टाइन सेंटर के नाम से भी जान जाते हैं, क्योंकि ये पॉन्स में प्रेजेंट है तो इसे हम पॉन्टाइन सेंटर भी बोलते हैं. ठीक है ना. इट कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को, वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंट्रल के फंक्शन को मॉडरेट कर रहा है. मॉडरेट मतलब रेगुलेट कर रहा है. ठीक है, कैसे, वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे. तो फिलहाल के लिए हमने दो चीजें समझी कि हमारे रेस्पिरेशन की जो रिदम है, दैट इज इनहेलेशन एक्सहेलेशन, उसको हमारे ब्रेन का एक सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कंट्रोल कर रहा है, विच इज प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द हाइंड ब्रेन. वेयर एज हाइंड ब्रेन के ही पॉन्स रीजन में एक और सेंटर प्रेजेंट है, नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को भी मॉडरेट कर रहा है, भी कंट्रोल कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है. Moving ahead, neural signals from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. This center मतलब pneumotaxic center. ठीक है, वो ये बोल रहे हैं जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल निकलते हैं वो रिड्यूस मतलब लेसन, कम कर देते हैं. ठीक है, इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन, सांस लेने की ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, thereby altering the respiratory rate. अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें उन्हें इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करना पड़े. ठीक है, इसमें दिमाग लगाएंगे आप. ओके. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center that is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions. अब वो ये बता रहे हैं कि एक केमिकल सेंसिटिव एरिया भी सिचुएटेड है रिदम सेंटर के जस्ट एडजेसेंट, जो सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस को. और इस लाइन में उन्होंने बोला था वो इंस्पिरेशन को रिड्यूस कर रहे हैं. यहां पर वो कह रहे हैं कि CO2 को सेंसिटिव है, तो दैट मीन्स कि ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो हमारा, एज वेल एज ये कीमोसेंसिटिव सेंटर, दोनों कब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है हाई. राइट. और कौन से ब्लड में? इन विच ब्लड? वीनस ब्लड में तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड ही हाई है. ठीक है, तो वहां का तो इफेक्ट नहीं करना चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड इन दी आर्टीरियल ब्लड. हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर जाती है, तब हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर और कीमोसेंसिटिव सेंटर हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलता है कि भाई सुन, एक काम कर, इंस्पिरेशन को करो थोड़ा कम और एक्सपिरेशन को करो थोड़ा ज्यादा, जिससे बॉडी के अंदर इकट्ठी हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी. तो नॉर्मल केसेस में हमारी जो हमारा ब्रीदिंग रेट है दैट इज
60 सेकेंड्स में वी ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स, ठीक है। पर मिनट रेट हमारा 12 से 16 बार, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो प्राइमरी मेडुला में प्रेजेंट था, वो 2 सेकंड के लिए डायफ्राम और रिब्स को सिग्नल भेजता है कि इंस्पिरेशन करो। तो 2 सेकंड के लिए सिग्नल जाता है इंस्पिरेशन के लिए, और 3 सेकंड के लिए वो सिग्नल को रोक देता है। तो डायफ्राम और रिब्स वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एक्सहेलेशन। तो ये टोटल 5 सेकंड का प्रोसीजर होता है जिसमें इनहलेशन और एक्सहेलेशन दोनों हो रही है। जब 5 सेकंड में 1 टाइम इनहलेशन और एक्सहेलेशन हो रही है, तो 60 सेकंड्स में ऑब्वियसली 12 टाइम्स हो रही होगी, करेक्ट। अब इन केस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड इन आवर ब्लड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो यही रेस्पिरेटरी सेंटर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और कीमोसेंसिटिव एरिया की वजह से, इनके पुश की वजह से ये इसको पुश करते हैं कि प्लीज ये 2 से 1 कर दो और ये 3 से 4 कर दो, ताकि एक्सपिरेशन ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा CO2 बॉडी के बाहर निकल जाए, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो फास्टर एंड डीपर हो जाता है, ठीक है। दिस कैन रिमेन 3 to 4, नॉट स्पेसिफिकली, ठीक है जी। फास्टर एंड डीपर होने की वजह से हाउ डू वी ब्रीथ, जिसकी वजह से मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट, ताकि आर्टीरियल ब्लड में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ी थी वो वापस कैसी हो जाए, नॉर्मल। That is why it is written here alters the respiratory rate. Respiratory rate क्या हो जाता है, 16 times बढ़ जाता है, फास्टर हो जाती है हमारी रेस्पिरेशन, डीपर हो जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थ्रो हो जाता है। और इनमें हेल्प कौन करते हैं, हमारे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो रिदम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बिल्कुल बगल में ही है, ठीक है। और इनको पता कैसे लगता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आर्टीरियल ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। अब वो तो आपको पता ही है प्रीवियस नॉलेज से कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली H पॉजिटिव आयंस भी बढ़ रहे हैं, एसिडिटी बढ़ रही है, pH हमारा कम हो रहा है, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट था जो आप सबको पता होना चाहिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन समझने के लिए। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H पॉजिटिव, इन सब के बढ़ने की वजह से ये सेंटर हमारा एक्टिवेट हो जाता है, विच इन टर्न, कौन सा सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया वाला सेंटर और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर दोनों, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर। रिदम सेंटर कौन सा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे ये कंट्रोल लगा सकते हैं टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, वही 1 सेकेंड वाली और 3 सेकेंड्स वाली, in the respiratory process by which these substances can be eliminated। तो मोस्टली हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो इस केस में इंस्पिरेशन को क्या कर देता है, रिड्यूस। इंस्पिरेशन रिड्यूस होते ही हमारा मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर चला जाता है। रिसेप्टर्स, the receptors associated with aortic arch and carotid artery also can recognize changes in CO2 and H positive concentration। कहने का मतलब है कि जब हमारे ब्लड में, एंड स्पेसिफिकली कौन से ब्लड में, आर्टीरियल ब्लड में, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब इससे आगे समझने से पहले आप मुझे ये बताइए कि हमारे हार्ट से कौन सी आर्टरी निकल रही है, विच टेक्स द आर्टीरियल ब्लड टू द होल ऑफ द बॉडी। हमने 10th के लाइफ प्रोसेसेस के ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में ये टॉपिक कवर किया है, जहां पे हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड से आर्टरी निकलती है अयोर्टा, ठीक है ना। अयोर्टा की आर्च होती है जिससे इधर उधर आर्टरीज बॉडी में स्प्रेड हो रही है। This is the arch of aorta जो निकलती है, क्योंकि this is the largest artery which is leaving the heart and it further divides into many sub branches, क्योंकि उसे पूरी बॉडी में रन करना होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहली आर्टरी जो लीव करती है, this is the carotid artery। You can even feel it, you can keep your fingers over here and you will feel pulsation।
जो जहां पे वो फील हो रही है दैट इज द कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ना। ये हमारे एओर्टा की पहली ब्रांच निकलती है जो ऊपर हेड एंड नेक की तरफ जाती है। दिस यू पीपल माइट स्टडी if you go into a medical college. The first subject in the first year comes human anatomy where you read about this, ठीक है ना। तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है हमारी बेसिकली, जो अयोर्टा से निकलती है एंड इट सप्लाइज दी ऑल अबव हेड एंड नेक रीजन, ठीक है जी। अब ये है हमारी आर्च, ये पूरी आर्च ऑफ अयोर्टा है जो निकली थी, इसकी पहली ब्रांच कैरोटिड आर्टरी। अब यहीं पे प्रेजेंट होती हैं कुछ सेंसिटिव सेल्स, ठीक है, जिनको हम कह देते हैं, इसमें प्रेजेंट होने वाले को बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज, और आर्च ऑफ अयोर्टा में जो प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं अयोर्टिक बॉडीज। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आर्टरीज में इंक्रीज होती है तो सबसे पहले तो इन्हीं को पता लगेगा, क्योंकि मेजर आर्टरी तो यही है। तो इससे पहले कुछ हो, ये दोनों की दोनों स्मार्ट बनके पहले ही बता देती हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर को कि भाई तेरे पास तो इंफॉर्मेशन लेट आएगी, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कि आज आर्टरीज में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो तुम्हें जैसे इसको कंट्रोल करना है कर लो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो रिसेप्टर्स अयोर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी से रिलेटेड है, जिनको हम कैरोटिड बॉडीज या अयोर्टिक बॉडीज कहते हैं, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं चेंजेस और फटाफट से नेसेसरी सिग्नल भेज देते हैं रिदम सेंटर को, ताकि तुम फटाफट एक्शंस ले सको कि भाई तो जो तुम्हें करना है जल्दी करो, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड फालतू की बाहर निकल जाए। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है कि हम यहाँ बार बार बात कर रहे हैं कि ये हमारी आर्टरी है, तो आर्टरी में अगर CO2 बढ़ गया तो बवाल मच जाएगा, तो हमें रेगुलेशन करनी पड़ेगी, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जाग जाएगा, अयोर्टिक कैरोटिड बॉडी सिग्नल भेजना चालू कर देंगी। बट व्हाट इफ ऑक्सीजन कम हो रहा है या ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो चाहे ऑक्सीजन कम हो चाहे ऑक्सीजन बढ़े, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ कब एक्टिवेट होते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े, वो उनके लिए खतरे की घंटी है। ऑक्सीजन चाहे थोड़ा कम हो जाए चाहे बढ़ जाए, उसका रोल उनके लिए इनसिग्निफिकेंट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यही मतलब है, क्योंकि आर्टीरियल ब्लड में सिर्फ उन्हें किस बात से फर्क पड़ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़े, ठीक है जी। That was all about regulation of respiration that is given in your NCERT. And इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आज समझाया, इसकी क्लैरिटी दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टुडे, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। Follow up me for the next video, that's the last topic of this chapter, disorders of respiratory rhythm. But अगले वीडियो में हम सबसे पहले इससे रिलेटेड PYQs डिस्कस करेंगे। That's all for today. Thank you very much.